आज की इस गहरी चर्चा में सबका स्वागत है। देखो, आज का ये सेशन कोई आम लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम एक ऐसी एनर्जेटिक यूट्यूब मास्टर क्लास के माहौल में है जहां हम एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। बिल्कुल। और वोकैबुलरी पढ़ने का असली मजा तभी है जब हर वर्ड एक कहानी की तरह दूसरे वर्ड से जुड़ता चला जाए। एग्जैक्टली हम वर्ड्स की ऐसी डीप डिस्कशन करेंगे कि वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस लिस्ट से। वर्ड नंबर 11, अबॉलिश। इसका इंग्लिश मीनिंग है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। हिंदी में बोले तो किसी नियम, प्रथा या व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना। राइट, एकदम सही। एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बहुत ही पुराना रूल है जो अब हमारे समाज में काम का नहीं रहा और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो वही अबॉलिश करना होता है। हाँ, जैसे इतिहास में सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था, या फिर स्लेवरी यानी दास प्रथा को, है ना। पर एक्सपर्ट जी, मेरा यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। जरूर पूछिए। क्या हम किसी प्राइवेट ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने को एबॉलिश कह सकते हैं? जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्या वो एबॉलिश हो गया? नहीं। देखो, एसएससी के पेपर में एग्जामिनर यहीं पर फंसाता है। एबॉलिश वर्ड को हम किसी आम कॉन्ट्रैक्ट या छोटी मोटी पॉलिसी के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए है? बिल्कुल। इसका मेन रूट आइडिया ही एक बड़ी व्यवस्था या प्रथा से जुड़ा है, यानी एक इंस्टीट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट तो बस एक एग्रीमेंट है जो कैंसिल होता है। एबॉलिश हमेशा एक सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए यूज होता है। समझ गई। तो अबॉलिश वर्ड का वेट काफी भारी है। अब इसी प्रथा खत्म करने से आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 12, एब्रोगेट। इसका मीनिंग है कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और अग्रीमेंट, यानी किसी कानून या समझौते को रद्द करना। हाँ, जब कोई ऑफिशियल कानून रद्द होता है तो वहाँ एब्रोगेट आता है। तो फिर वर्ड 11 यानी अबॉलिश और वर्ड 12 एब्रोगेट में असली अंतर क्या हुआ? एक आम स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना कि दोनों में चीजें खत्म ही तो हो रही हैं। बहुत बड़ा अंतर है। अबॉलिश, जैसा मैंने भी बताया, एक सामाजिक व्यवस्था या सिस्टम के लिए होता है। राइट। लेकिन एब्रोगेट स्पेशल रूप से किसी लॉ यानी कानून या ऑफिशियल अग्रीमेंट को रद्द करने के लिए बना है। जैसे दो देशों के बीच कोई पीस ट्रीटी थी और वो तोड़ दी गई तो वो एब्रोगेट हुई। ओ, मतलब डॉक्यूमेंट या कानून के बाद हो तो एब्रोगेट। एग्जैक्टली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बारीक अंतर आंसर सही करवाता है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, एबॉलिश नहीं। ये एग्जाम्पल तो सबको याद रहेगा। अब कानून रद्द करने से बात को थोड़ा नैतिकता की तरफ मोड़ते हैं, यानी पाप या गलती को रद्द करना। वर्ड नंबर 13, एब्सोल्यूशन। इसका मीनिंग है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। हिंदी में इसका अर्थ है गलती या पाप की ऑफिशियल माफी। हाँ, इसका रूट आइडिया ही किसी को उसके दोष से या पाप से मुक्त करना है। इमेजिन करो किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो और कोई बड़ा अधिकारी या पुजारी उसे ऑफिशियल तौर पर माफ कर दे। पर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या दो दोस्तों की आपसी माफी को भी हम एब्सोल्यूशन कहेंगे? जैसे मैंने दोस्ती में सॉरी बोल दिया। नहीं, ये वर्ड उस कैजुअल माफी के लिए बना ही नहीं है। तो फिर कहाँ यूज होगा ये? देखो, ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। इसका कनेक्शन सीधा धर्म या एथिक्स से होता है। जब पापों से ऑफिशियली मुक्त किया जाता है, जैसे चर्च में प्रीस्ट करते हैं, तभी एब्सोल्यूशन वर्ड का प्रयोग होता है। अच्छा, तो ये कोई आम सॉरी नहीं है, ये एक आधिकारिक क्लीन चिट है पापों से। बिल्कुल सही। वाओ, ये काफी डीप था। अब जब किसी को ऐसी माफी मिल जाती है और वो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा काम करता है तो सोसाइटी उसे सम्मान देती है ना? वर्ड नंबर 14, एक्कोलेड। इसका मीनिंग है एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, यानी पुरस्कार या सम्मान। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला वर्ड है। एक्कोलेड का मतलब किसी आम तारीफ से बहुत ऊपर का सम्मान है। जैसे स्टेज पर मिलने वाली कोई बड़ी ट्रॉफी या सम्मान। पर क्या सिर्फ शब्दों में की गई तारीफ भी एक्कोलेड हो सकती है, या ट्रॉफी मिलना जरूरी है? नहीं, ट्रॉफी या मेडल का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, हाँ। देखो, इसकी डेफिनेशन में लॉडेटरी नोटिस भी लिखा है। अगर किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपकी बहुत हाई लेवल की तारीफ हो रही है, दुनिया भर के लोग आपके काम को सराह रहे हैं, तो वो प्रेज भी एक एक्कोलेड ही है। यानी किसी बड़ी अचीवमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना ही एक्कोलेड है। बिल्कुल, यही इसका रूट आइडिया है, एक बहुत ही ऊंचा सम्मान। ग्रेट। अब जब सम्मान और पॉजिटिव एनर्जी होती है तो समझ में सब कुछ एक साथ मिलकर चलता है। वर्ड नंबर 15, अकॉर्ड। इसका मीनिंग है बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ, यानी मेल खाना या अनुरूप होना।
सही कहा, जिसे हम आसान भाषा में हार्मनी कहते हैं। जैसे अगर मैं इसे विजुअली समझाऊं तो ये दो चीजों का आपस में बिल्कुल फिट होना है, जैसे किसी पजल के टुकड़े आपस में बिना किसी गैप के जुड़ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? तो मतलब अगर किसी एक इंसान के विचार किसी दूसरे के विचारों से एकदम मैच करते हैं तो वो अकॉर्ड की स्थिति हुई। हाँ बिल्कुल, इसका रूट आइडिया ही सामंजस्य या हार्मोनी है। पर एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक ग्रामर की ट्रिक भी समझनी जरूरी है। ओह, ग्रामर ट्रिक, वो क्या है? देखो, जब ये वर्ड नाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब एक समझौता होता है, जैसे पीस अकॉर्ड। पर यहाँ वर्ब के रूप में इसका मतलब विचारों या एक्शंस का मेल खाना है। अच्छा, तो वर्ब के रूप में इसका मतलब है दो बातों का आपस में अग्री करना। ये बहुत क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन आम जिंदगी में विचार हमेशा मैच कहाँ करते हैं? वही तो, इंसान है तो टकराव तो होगा ही। हो जाता है तीखा और कड़वा। वर्ड नंबर 16, एसर्बिक। इसका मीनिंग है शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर, लैंग्वेज एटसेट्रा, यानी कड़वा या तीखा स्वभाव या बोल। हाँ, एसर्बिक। जैसे किसी के बोलने का तरीका इतना कड़वा हो कि वो लाल मिर्च की तरह चुभे। पर क्या ये वर्ड हम खाने के तीखेपन के लिए यूज कर सकते हैं या सिर्फ स्वभाव के लिए? हाँ, यही तो एग्जामिनर चेक करता है। देखो, एसर्बिक का पुराना रूट बेशक तेजाब या खट्टेपन से जुड़ा है, पर एग्जाम में ये वर्ड हमेशा टेम्पर या लैंग्वेज की कड़वाहट के लिए ही पूछा जाता है। अच्छा, मतलब किसी डिश को एसर्बिक नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसे हमेशा किसी इंसान के बात करने के बुरे तरीके या किसी बहुत ही हार्श कमेंट से जोड़कर याद रखना चाहिए, जो भावनाओं को चोट पहुंचाए। समझ गई, ये मसाले का तीखापन नहीं, नियत का तीखापन है। अब देखो, जब स्वभाव लगातार तीखा होता है तो लड़ाइयां होती हैं और मामला सीधा कोर्ट तक पहुंचता है। हाँ, और कोर्ट में ही असली फैसला होता है। राइट। वर्ड नंबर 17, acquit. To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. यानी अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित करना। यानी जब कोर्ट ऑफिशियली कह दे कि सामने वाला बेकसूर है। हाँ, पर यहाँ मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। क्यों? क्या कंफ्यूजन है? तो फिर वर्ड 13 एब्सोल्यूशन और इस एक्विट में एग्जैक्टली क्या फर्क हुआ? दोनों में इंसान को माफी ही तो मिल रही है ना? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दोनों में इंसान आजाद हो रहा है, पर फर्क बहुत बड़ा है। देखो, एब्सोल्यूशन एक मॉरल गलती या पाप की माफी है, उसका कानून की किताब से कोई लेना देना नहीं है। राइट, वो तो भगवान या अंतरात्मा की बात हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन एक्विट पूरी तरह से एक लीगल वर्ड है। इसका पाप या पुण्य से कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोर्ट में आपके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो लॉ की नजर में आप एक्विट हो गए। ओह वाओ, एब्सोल्यूशन में नैतिक क्षमा है और एक्विट में सबूतों की कमी का लीगल थप्पा। क्या बात है। अब इस कोर्ट रूम के हेवी लीगल तराजू से बाहर निकलते हैं। हाँ, थोड़ा फिजिकली बैलेंस्ड वर्ड्स की तरफ चलते हैं। वर्ड नंबर 18, एक्रोबैट। An entertainer who performs difficult physical feats, यानी कठिन शारीरिक करतब दिखाने वाला। बिल्कुल, जो लोग ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं, जैसे सर्कस में हवा में रस्सियों पर चलने वाले कलाकार, या फिर जैसे जिम्नास्ट होते हैं जो बहुत मुश्किल स्टंट्स करते हैं, वैसे ही ना? हाँ बिल्कुल सही। इस वर्ड का रूट अर्थ ही शारीरिक रूप से चैलेंजिंग और आर्टिस्टिक स्टंट्स दिखाने वालों से जुड़ा है। इनका फिजिकल कंट्रोल अमेजिंग होता है। राइट। अब एक्रोबैट बहुत ऊंचाई पर हवा में करतब दिखाते हैं, पर हर कोई तो ये नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हम इंसान की तो हवा टाइट हो जाए, है ना? क्योंकि आम लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वर्ड नंबर 19, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी ऊंचाई का डर। ये काफी कॉमन फोबिया है। इमेजिन करो, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर नीचे देखने पर जो घबराहट होती है, दिल बैठने लगता है ना, वही है एक्रोफोबिया। पर एक्सपर्ट जी, क्या एक्रोबैट और एक्रोफोबिया में कोई डीपर कनेक्शन है? वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल कनेक्शन है और यही रूट आइडिया का जादू है। देखो, इन दोनों वर्ड्स के शुरू में एक्रो लगा है। एक्रो का अर्थ ही होता है ऊंचाई या हाई। अच्छा। हाँ, तो जो ऊंचाई पर चले वो एक्रोबैट। और फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक्रो और फोबिया जुड़कर बन गए ऊंचाई का डर, यानी एक्रोफोबिया। वाओ, वर्ड्स को ऐसे तोड़कर आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाएंगे। यही तो इस मास्टर क्लास का एम है। एब्सोल्युटली। खैर, ऊंचाई के डर की बात हो गई, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करे जिससे किसी दूसरे को सच में नुकसान पहुंचे, तो उस हरकत पर क्या हो सकता है? लीगल कार्रवाई, यानी एक्शन। वर्ड नंबर 20, एक्शनेबल। इसका इंग्लिश मीनिंग है
गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। हिंदी में इसका मतलब है जिस पर कानूनी कार्यवाही हो सके। राइट। कोई भी ऐसी बात या क्रिया जिसे आधार बनाकर केस किया जा सके। आसान भाषा में कोई भी ऐसा काम जिसके चलते अदालत में मुकदमा दर्ज हो। पर क्या हर गलत बात एक्शनेबल होती है? जैसे अगर किसी ने मुझसे छोटा-मोटा झूठ बोल दिया हो तो क्या मैं कोर्ट चली जाऊं? नहीं, कानून ऐसे नहीं चलता। सिर्फ बुरा लगना या किसी की बात पर गुस्सा आना उसे एक्शनेबल नहीं बनाता। तो फिर क्या होना जरूरी है? सिर्फ वही बातें या हरकतें एक्शनेबल हैं जिनका कोई ठोस कानूनी आधार हो, यानी सच में डिफेम किया हो या कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। ये वर्ड अक्विट और एब्रोगेट के साथ मिलकर पूरी लीगल वोकैबुलरी का एक सेट बनाता है। क्या बात है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने आज 10 वर्ड्स को सिर्फ रटा नहीं बल्कि उनकी गहराई में जाकर उन्हें समझा है। जब एग्जाम में ये वर्ड्स आएंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के सीधा दिमाग में क्लिक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इस एनर्जेटिक सेशन को खत्म करने से पहले मैं सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर, क्या सवाल है वो? अगर ध्यान दिया जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के खिलाफ एक बहुत ही असरबिक यानी तीखी भाषा का प्रयोग करता है और उसका वो काम पूरी तरह से एक्शनेबल भी है, जिसके कारण मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। सिचुएशन सीरियस है। इट यानी दोषमुक्त कर पाएगा? उफ, इस एक आखिरी सवाल ने तो आज के सारे वर्ड्स को एक ही मजेदार कहानी में पिरो दिया। यही तो ऐसी गहरी चर्चा की असली ताकत है। दोस्तों, इन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए और इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे ही मस्त होकर पढ़ते रहिए और लैंग्वेज की गहराइयों को खंगालते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली बार।